नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज से हम इंटेलिजेंट टॉपिक को। इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले जितनी भी थ्योरीज हैं वो कवर करेंगे। इंटेलिजेंट टेस्ट है वो पूरा कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आईक्यू के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। अगर हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात करें कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो इंटेलिजेंट की कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कोई भी एक ऐसे ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से हम इंटेलिजेंट को डिफाइन कर सकें। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बुद्धि को आप कुछ देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। मतलब बुद्धि एक अलग ही चीज़ है। इसे आप किसी एक तरीके से इसकी परिभाषा नहीं दे सकते। अगर हम जनरली बात करें तो जो इंटेलिजेंस होता है वो प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता है। यानी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। किसी भी चीज़ को जानने की क्षमता, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, किसी भी टॉपिक को सीखने की क्षमता जो होती है वही आपकी इंटेलिजेंस होती है। ठीक, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये आपके इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, निर्णय लेना, क्रिटिकल थिंकिंग, हर तरह की चिंतन वगैरह सब कुछ आपका इंटेलिजेंस में आ जाएगा। मेमोरी भी आपका इंटेलिजेंस में आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक। अब सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला तो बहुत कुछ है बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले स्टडी करा था इंटेलिजेंस पर। किस पर स्टडी करा था? बुद्धि पर अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर फ्रांसिस गाल्टन गाल्टन थे। और आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा। चार्ल्स डार्विन का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो फ्रांसिस गाल्टन थे ना, वो चार्ल्स डार्विन के कजन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन के कजन थे सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कौन किसका भाई बहन या रिश्तेदार था। बस आपको ये याद रखना है, सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर स्टडी की थी। ठीक। आगे हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, एक अल्फ्रेड बिने की और एक बेसलर की। अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस को किस तरह से डिफाइन करा? इन्होंने बोला कि बुद्धि को अच्छे निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क कराने की योग्यता के रूप में परिभाषित उन्होंने किया है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है ना, वो क्या है कि गुड डिसीजन लेने की जो आपकी योग्यता है, आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो वो बुद्धि की वजह से ले पाते हो। मेक अ गुड सेंस, आप अच्छा बोध कर सकते हो, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, किस वजह से? बुद्धि की वजह से। एंड अच्छा तर्क करने की योग्यता, आप सही तरीके से लॉजिक लगा पा रहे हो, सही तरीके के रीजन दे पा रहे हो, तो ये क्या हो गई? ये आपकी बुद्धि हो गई। फिर बेसलर ने बोला क्या कि बुद्धि व्यक्ति की, ये थोड़ा सही कर लेना, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, उद्देश्य व्यवहार करने तथा उसे अपने पर्यावरण में प्रभावी रूप से निपटाने में समर्थ होता है। इंटेलिजेंस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ पर्सन बाय विच अ पर्सन इज एबल टू थिंक डायरेक्टली, बिहेव पर्पोसिवली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट। मतलब कि ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर सके, अपनी बुद्धि से चिंतन कर सके यानी सही तरह का चिंतन कर सके, और पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपट सके यानी कि आपके एनवायरनमेंट में सही तरह से एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो क्या क्या कर सके बेसलर के अकॉर्डिंग? एक राइट थिंकिंग कर सके वो, उसका उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हो और एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके या फिर डील कर सके, तो उसे हम बुद्धि बोलेंगे। तो अल्फ्रेड बिने एंड बेसलर की दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक। आगे हम बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है और आप हमेशा इनमें कंफ्यूज होते रहते हो। पहला पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे हम बोलेंगे बुद्धि परीक्षण। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? वो दिया था अल्फ्रेड विने ने 1905 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलेंगे मानसिक आयु, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? वो भी अल्फ्रेड विने ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का संप्रत्यय, इंटेलिजेंट कोशेंट का संप्रत्यय किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। इन्होंने बोला है कि आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु। फॉर्मूले को रिवाइज किसने करा? फॉर्मूले को रिवाइज टर्मन ने करा 1916 में। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है हमारा
मानसिक आयु, एक मिनट देख लूता हूँ यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। मान लो कोई बच्चा है, टेस्ट करने पे पता चला कि उसकी मेंटल आयु कितनी है, उसकी मेंटल आयु है 8 वर्ष। ठीक है, हमने उसकी क्रोनोलॉजिकल एज निकाली, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी थी 10 वर्ष, मतलब होता है 10 वर्ष का, लेकिन उसकी मेंटल एज आई 8 ईयर्स। अब आपसे आईक्यू निकालने का बोलेंगे, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो हमारे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 8 जा 80, तो आईक्यू कितना होगा उसका, 80 आईक्यू होगा। क्लियर हो गई बात। मैं अपनी बात करूँ, चलो अपनी बात नहीं करते हैं। इस तरह से आप अपना भी आईक्यू निकाल सकते हैं, जो भी चाहे कि अपनी उसको उनको अपना आईक्यू निकालना हो, वो अपना आईक्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन आईक्यू का, कि आखिर कौन से व्यक्ति किस रेंज के अंदर आते हैं, ये भी दिक्कत देता है आप लोगों को। अच्छा देखो, इसके लिए मैंने 2 टेबल रखी हैं, दोनों ही टेबल आपको समझना है। पहले हम फर्स्ट टेबल की बात करेंगे, ये दी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो 12th की साइकोलॉजी की बुक है, उसमें ये वाली टेबल दी हुई है। यहाँ से हमें परसेंट इन द पॉपुलेशन को समझना है कि किस आईक्यू के लोग कितने परसेंट हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम जो बेल कर्व है, बेल कर्व को समझेंगे। तो सबसे नीचे से बात करें, जिनका आईक्यू 70 से कम है, वो पॉपुलेशन कितनी है, 2.2%। जो मेंटली चैलेंज या फिर रिटार्डेड पर्सन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बौद्धिक रूप से आसक्त, ये होते हैं बौद्धिक रूप से आसक्त या आसक्तता होती है जिन्हें बौद्धिक रूप से। फिर बॉर्डर लाइन, जिन्हें सीमावर्ती बोल देते हैं, ये इनका आईक्यू कितना होता है, 70 to 79। 70 से 80 याद रखो आप, 79 याद रखोगे तो कन्फ्यूजन होगा। और इस आईक्यू वाली पॉपुलेशन कितनी है, 6.7%। 6.7% लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू 70 से कम है। 80 to 90, जिनका आईक्यू 80 से 90 के बीच में है, जिन्हें हम बोलते हैं निम्न औसत। निम्न औसत, ऐसे बच्चे कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं, 16.1% पर्सन ऐसे हैं जिनका आईक्यू 80 to 90 के बीच में है। और जिनका आईक्यू 90 से 110 है, यानी कि औसत, जैसे कि मेरा है, आप लोगों का है, अपन सभी का औसत ही है। जिनका आईक्यू औसत है, वो परसेंट की वो पॉपुलेशन कितनी है, 50% है। हाई एवरेज, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं उच्च औसत, उच्च औसत वाली जो जनसंख्या वो 16.1% है। सुपीरियर, जिसे बोलते हैं श्रेष्ठ, जिनका आईक्यू होता है 120 से 130, ये पॉपुलेशन है 6.7%। और फिर ये आता है आपका अतिश्रेष्ठ, ये पॉपुलेशन है 2.2%। ये आपका थोड़ा सा हट गया है, 1 मिनट में से थोड़ा, ये है आपका 6.7%, ये है 16.1% और ये 15.0%। ठीक है, अब समझो जरा, एक बात को ध्यान दो कि जो वेरी सुपीरियर वाले हैं, जो वेरी सुपीरियर वाले हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रोज कर दो, कलर चेंज कर लेते, जो वेरी सुपीरियर हैं और जो आपके मेंटली रिटार्डेड हैं, इनका परसेंटेज लगभग सेम है, 2.2% ही आपके वेरी सुपीरियर है, यानी कि जिनका आईक्यू 130 प्लस होता है, और 2.2% ही ऐसे जिनका आईक्यू 70 से नीचे होता है। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बुद्धू होते हैं, मतलब कि जिन्हें हम बोल सकते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। 6.7% और 6.7%, 6.7% ही सुपीरियर हैं और 6.7% ही बॉर्डर लाइन में आने वाले हैं। आगे एक और बात करेंगे। 16.1% एंड 16.1%, 16.1% ही कैसे हाई एवरेज वाले हैं, एंड 16.1% ही लो एवरेज वाले हैं। और 50% किस में आएंगे, 50% हमारे एवरेज में जाएंगे। ये 16 और 16 कितना हो गया, 32, 32 और ये आपका 50 कितना हो जाएगा, 80%। तो ये लगभग 80% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो किस में आती है, जो एवरेज के ऊपर नीचे चलती रहती है। जिनका आईक्यू कितने से कितने तक चल रहा है, जिनका आईक्यू चल रहा है 80 से लेकर 120 तक।
तो 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका IQ 80 से 120 तक है। इस यानी ये जो पॉपुलेशन है इसको आप स्कूल में भेज सकते हो, पढ़ा सकते हो, ये आराम से पढ़ सकते हैं। इवन बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे हैं इन्हें भी आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हो, ये भी आपके एडुकेबल के अंदर आते हैं। ये तो हो गया हमारा IQ का बेसिक क्लासिफिकेशन, जिसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाला हमें पॉइंट याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि टर्मन के अकॉर्डिंग है। टर्मन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है इसे समझेंगे। ये पूरा आपको एज इट इज़ याद करना है। यहाँ पर 0 से 25 की जगह 0 से 20 भी देखने को मिल सकता है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी बस इतना चेंज देखने का मिलेगा कि 70 की जगह 69 देखने के लिए मिल सकता है, 80 की जगह 79 मिल सकता है, बाकी सब एज इट इज़ मिलेगा। ठीक। इडियट की बात करें, जो इडियट होते हैं जिसे जड़ बुद्धि बोला जाता है, उनका IQ 0 से 25 चलेगा। एम्बिशियल यानी कि मूड जो होते हैं वो 25 से 50। मोरन एंड फीडल माइंडेड, मोरन लिखा है या फीडल माइंडेड लिखा है, जिसे मूर्ख में कंसिडर करेंगे, इनका IQ 50 से 70 के बीच में। डल या बॉर्डर लाइन जो मंद बालक होते हैं उनका IQ 70 से 80। बिलो एवरेज 80 से 90। एवरेज 90 से 110। एवब एवरेज 110 से 120। सुपीरियर 120 से 130 रहेगा। वेरी सुपीरियर का 130 से 140 रहेगा। एंड जो जीनियस है इनका IQ 140 प्लस रहता है। आपको करना यह है कि इस टेबल को नोट करना है। नोट करने के बाद इसका एक पेज में नोट करना और इस पेज को अपने दीवार में चिपका लेना और इसको चलते फिरते देखते रहना, आपको याद हो जाएगा। देखिए एवरेज सभी को याद रहेगा, एवरेज होता है 90 से 110। और वेरी एवरेज यानी कि इसमें 10 और ऐड कर दो, 110 से 120। अच्छा एवरेज का सुपीरियर आएगा, 10 और ऐड कर दो, 120 से 130। वेरी सुपीरियर के लिए 10 और ऐड कर दो, 130 से 140। फिर जीनियस 140 प्लस होता ही है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, +10 करते जा रहे थे, यहाँ पर -10 कर दोगे। आप एवरेज का 90 से 110 था, -10 करोगे तो बिलो एवरेज पहुंच जाओगे 80 से 90। फिर -10 करोगे तो डल पर पहुंच जाओगे, उससे -10 करोगे तो फीडल माइंडेड पर आ जाओगे। फिर -10 करोगे, -10 नहीं, फिर तो बहुत सारा माइनस करना पड़ेगा, 25 माइनस करोगे एम्बिशियल, और उससे के बाद जड़ बुद्धि। जो जड़ बुद्धि बालक है ये ज़्यादा टाइम तक जी ही नहीं पाते, ये इतने बुद्धू होते हैं, मतलब ये अपना काम ही नहीं कर पाते कोई सही तरीके से। तो ये IQ टेबल है, दोनों को याद रखना, ये वाली भी और ये वाली भी लगभग सेम ही है। बस इसमें क्या करा, इसमें ओनली बिलो 70 तक ही था, हमने बिलो 70 के नीचे ये जो 3 पॉइंट है इन 3 पॉइंट्स को और इसमें ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस बेल कर्व के बारे में। देखो इस बेल कर्व में दिया क्या जाता है कुल मिलाकर, देखो ये कर्व कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है। यहाँ पर होता है आपका 0 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है। हमने देखा, जब हमने टेस्ट करा हमने देखा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं सिग्मा। हमने देखा कि सिग्मा की वैल्यू 0 आई, तो कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करा, कितने लोगों पर रिसर्च करा जब ये वैल्यू 0 आई, तो हमने देखा कि हाईएस्ट लोग जो थे उन पर रिसर्च करने पर ये वैल्यू 0 आई। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, फिर 1 आया। तो कुछ % लोग ऐसे थे जिनका रिसर्च करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आया। कुछ लोगों पर रिसर्च करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 2 आया। तो बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन पर रिसर्च करने पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 3 आया। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे थे जिन पर रिसर्च करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन -1 आया, तो वो कुछ लोग कुछ इतने थे। जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन -2 आया, वो लोग कुछ इतने थे। एंड जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन -3 आया वो बहुत ही कम थे, वो लगभग इतने थे। और जब इनको ऐसे मिलाया गया, जब इसको थोड़ा इस तरह से ऐसे मिलाया गया, तो बन गई ये हमारी क्या, बेल, यानी कि घंटी, या फिर हम जो भी चाहो आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसे बना है ये बेल कर्व। ठीक है। यहाँ पर जो IQ होता है वो आपका 100 होता है, यहाँ पर 80 85 कुछ भी मिल सकता है, और यहाँ पर आपको 120 मिलेगा। फिर ये 130, ये 140, और इस तरह से ये चलता रहेगा। ये 80 85 हो गया, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, और फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है बात। तो याद ये रखना है कि जो ये जो एरिया है, ये एरिया है एवरेज का। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो एवरेज लोग आते हैं। तो टोटल 34 एंड 34 कितने होगा, 68%। 68% जो पॉपुलेशन है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से कहाँ तक जाता है, +1 तक जाता है। कितनी % पॉपुलेशन का, 68% पॉपुलेशन का। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
68% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन +1 -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन -2 से -2 +2 के बीच में जाता है वो कितने हैं? 13, ये 13 और 13 26। तो हम 27 या 28 कंसिडर कर सकते हैं कि 27 या 28% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो -1 से -2 एंड +1 से +2 के बीच में होता है। और 5% पॉपुलेशन ऐसी है, 2.5 यहाँ का और 2.5 यहाँ का, ओनली 5% पॉपुलेशन ही ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन -2 से +2 सॉरी 5% पॉपुलेशन ही ऐसी है, थोड़ा और रिमूव करना पड़ेगा। 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन -3 से -2 एंड +3 से +2 के बीच में होता है। ठीक, और उसके बाद तो फिर आपकी मुश्किल से 1% पॉपुलेशन बचती है जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन -3 से भी कम होता है और +3 से ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? एक बार मैं और इस सबको इरेज करके बता दूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इरेज करके दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा ये उस तरह का हो गया, घुचड़ पुचड़ टाइप का हो गया। देखो, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से +1 के बीच में ऐसी पॉपुलेशन कितनी है? 68%। ठीक है, अच्छा ये 13.5 और ये 13.5 दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? ये 27 बना लेंगे। तो हम इसको अगर 28 ही कंसिडर्ड कर लें, 27 इसको 28 ही कंसिडर कर लें, तो जो 96% पॉपुलेशन होती है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन किस किस के बीच में होता है? -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में होता है। कौन सी पॉपुलेशन? जिसका जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में होता है। ठीक है, और अगर यहाँ से इधर पर जाओ आप, मतलब -2 से -3 या फिर -3 के इधर जा रहे हो, तो यहाँ पर मुश्किल से 1% या 2% ही पॉपुलेशन मिलती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो 68% वाला आया हुआ है, 96% वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 96 वाला एक जगह 98% भी लिखा हुआ है, आपका सीटेट में ही क्वेश्चन आया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन वाले 98% पॉपुलेशन वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इतना सा क्लियर हो गई। तो ये हमारा बेल कर्व यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब बुद्धि को आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपकी बुद्धि को किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखो, हेरिडिटी की बात कर ले सबसे पहले हम। अगर जुड़वा बच्चा है, आइडेंटिकल ट्विन है, तो इनका सहज संबंध यानी कि को रिलेशन, देख नहीं रहा होगा ये, इनका जो कोरिलेशन होता है वो 0.90 होता है। 0.90 मतलब कि 0.9, आप बोल सकते हो 90% इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। इनके हाव भाव होगा, इनकी आदतें होगी, वो 90% तक सेम होती हैं अगर आइडेंटिकल ट्विन है। अब आइडेंटिकल ही ट्विन है लेकिन आप उन्हें अलग अलग पर्यावरण में पाल रहे हो, यानी कि एक मामा के घर रह रहा है, एक आपके घर रह रहा है, या फिर एक मौसी के घर रह रहा है, एक मामा के घर रह रहा है, तो दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। जब दोनों अलग अलग जगह पर रहेंगे तो जो कोरिलेशन रहेगा, कोरिलेशन गुणांक जो होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोल देते हैं इसको, वो 0.72 होता है। अगर फेटर्नल ट्विन है लेकिन अलग अलग ट्विन है, तो उनके बीच कोरिलेशन होता है 0.60। और सिबलिंग्स है, यानी कि भाई बहन ही है, मतलब वो ट्विन वगैरह नहीं है किसी भी तरह के, वो जस्ट भाई बहन है, तो उनके बीच जो कोरिलेशन होता है वो 0.50 होता है। और अगर आप भाई बहन को ही अलग अलग वातावरण में रखो तब ये कोरिलेशन पहुंच जाता है 0.25। क्या हो, भाई बहन को आप क्या किस में रखो, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखो, तो ये कोरिलेशन कितना होता है? 0.25 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आइडेंटिकल ट्विन सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.90। आइडेंटिकल ट्विन है लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में है तो 0.72, 0.70 से भी याद रख सकते हैं। पैटर्नल ट्विन है तो 0.60 एंड सिबलिंग्स है तो 0.50। आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं? जो बिल्कुल सेम होते हैं, जो एक ही एग से जनरेट होते हैं। पैटर्नल ट्विन ये आपके दो ब्रदर भी हो सकते हैं, दो सिस्टर भी हो सकती है, एक ब्रदर एक सिस्टर भी हो सकता है। ये दो डिफरेंट ओवाम से, यानी कि दो अलग अलग एग से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
और जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, ये क्या करती है, ये आपकी बुद्धि को लिमिट कर देती है। लिमिट करने का मतलब है ये दायरा फिक्स कर देती है कि आपकी बुद्धि इस दायरे से आगे डेवलप नहीं हो पाएगी। कौन? जो आपकी अनुवांशिकता है वो। हालांकि हमारे आईक्यू पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो अनुवांशिकता का थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये लिमिटेशन बना देगी, एक बाउंड्री बना देगी कि आप इससे ज़्यादा अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं कर सकते। आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप रामानुजन नहीं बन सकते, आप आइंस्टीन नहीं बन सकते, आपको कितनी अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए, आप शकुंतला देवी नहीं बन सकते। क्यों? ये है आपकी हेरिडिटी की वजह से, अनुवांशिकता की वजह से। आई बात समझ में? तो अनुवांशिकता काफ़ी लिमिटेशन कर देती है। अब थ्योरीज की बात करेंगे तो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो दो उपागमों पे चलती है, दो अप्रोच पे चलती हैं। फिर कल से हम सारी एक एक करके इंटेलिजेंस थ्योरीज को कवर करेंगे। पहला आता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरा आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये बोलती है कि बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड एज अ सेट कंसिडर टू बी अ सेट ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एबिलिटी, यानी कि बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटी है, जैसे आप साइकिल भी चला लेते हो, आप दौड़ भी लेते हो, आप पढ़ाई भी कर लेते हो। तो इन सब को जब आप इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगी? आपकी बुद्धि बन जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये बोलती है कि बौद्धिक तर्कणों तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कहा जाता है। इनका मतलब यह है, बुद्धि क्या है कि जब आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हो, जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर रीजनिंग कर रहे होते हो, लॉजिक लगा रहे होते हो, तब जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बुद्धि। ये बोलता है सूचना प्रक्रमण उपागम, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। क्या? कि जब आप कुछ सोच रहे होते हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हो, तब जिस जिस तरह की प्रोसेस चल रही होती है वो है आपकी बुद्धि। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये बोलता है कि यार मैं मैथ भी पढ़ सकता हूँ, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ सकता हूँ, मैं साइकिल भी चला लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर लेता हूँ, एंड थोड़ी बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी कर लेता हूँ। इन सबका जो सेट है वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच। आई बात समझ में? साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या अंतर है, तो इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब रह गई हमारी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ टेलीग्राम पे, डाउट के लिए कमेंट, एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।